नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव, इन सभी को समझने व आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। भारतीय अवाम ताकत दल अभी फिलहाल सोशल मीडिया के, यूट्यूब के वीडियो के पैगाम के माध्यम से पूरे देश में भारतीयता का माहौल हमारे अमर शहीदों, परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, बाबा साहब अम्बेडकर, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडलू इत्यादि की इत्यादि अमर शहीदों जिनकी कुर्बानी और शहादत की बदौलत इस देश को, हम सभी को आज़ादी नसीब हुई और जिन्होंने इस आज़ादी, अपने मुल्क की आज़ादी की खातिर अपने प्राण सहित सर्वस्व भारत माता की बलिवेदी पर न्यौछावर कर दिया, तो उन्हीं अमर शहीदों की कुर्बानी और शहादत की प्रेरणा अनुसार भारतीय अवाम ताकत दल पूरे देश में भारतीयता आधारित एक माहौल और इस देश के लिए जो बेशकीमती पहलू हैं, आपसी एकता, आपसी भाईचारा, आपसी सद्भाव, आपसी अखलाक मोहब्बत, आपसी सहयोग, आपसी सम्मान, आपसी श्रद्धा, आपसी स्नेह, आपसी प्रेम और आपसी विश्वास, आपसी भरोसा, आपसी यकीन, सब कुछ भारतीयता आधारित लाने के लिए इन्हीं अमर शहीदों की कुर्बानी और शहादत की प्रेरणा के आधार पर और अपनी ताकत बनाकर अभी फ़िलहाल सोशल मीडिया के, यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से ये कोशिश कर रहा है। और इस संबंध में एक सूचना और भी बताना जरूरी है कि जो ये विधानसभा के चुनाव हैं हिमाचल प्रदेश और गुजरात के जो निकट हैं, इनमें भी शिरकत करने की योजना है। संसाधन जो है वो जुटाने की कोशिश हो रही है और हम अपने भारतीय भाई बहनों के मध्य में आने की कोशिश करेंगे। और तो इसी संबंध में ये जो वीडियो जो जारी किए गए हैं, लगभग 1000 से काफ़ी ऊपर हो गए हैं। तो हाँ,
और हमारे भारतीय भाई बहनों ने काफ़ी इसको पहुंचाया है, लेकिन अभी बहुत बड़ा तबका है जहां पर यहाँ पर पहुंचना बाकी है। तो इस संबंध में भारतीय वाम ताकत दल का ये कहना है कि यदि नियमित, अब इसके 2-4 वीडियो 10 वीडियो के बाद यदि नियमित रूप से जारी न भी हो पाए तो इसको अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है। जो भी वीडियो है वो जन जन तक जाना चाहिए, और इसके जो विरोधी हैं, विरोधी वही हैं जो इस देश में भारतीयता के माहौल लाना नहीं चाहते हैं। विरोधी वही हैं जो इस देश में हमारे भारतीय भाई बहनों के बीच में एकता देखना नहीं चाहते, और वो तरह तरह के दुष्प्रचार शायद जो कि सुनने में आया है, तरह तरह के दुष्प्रचारों का वो सहारा ले रहे हैं कि ये जो यूट्यूब वाले सर हैं कहीं दिखाई तो नहीं पड़ते, न कहीं इनका पोस्टर है, न कहीं इनकी होर्डिंग है, न कहीं इनका बैनर है, न कहीं इनकी रैली है। तो ये सब उनका दुष्प्रचार है। जैसा कि मैंने बताया है कि इसको करने के लिए संसाधन की आवश्यकता होती है। संसाधन जुटाने की कोशिश भी समानांतर रूप से जारी है। तो भारतीय अवाम ताकत दल का अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों और अपने आदरणीय भारतीय अवाम से ये निवेदन है कि इनके दुष्प्रचार से दूर रहिए, इनके दुष्प्रचार से बचिए और इनका शिकार होने से भी बचिए। चूँकि इस देश में जो भारतीयता का माहौल लाना है वो सब आप ही लोगों के सहयोग से ही संभव है। दूसरा यथार्थ ये है कि इस देश में जो कि अभी मैंने बताया कि ये जो अमर शहीदों का जो अभी वर्णन मैंने किया है, उनका नाम गिनाया है। इसके अलावा और अमर शहीद हैं, इस बात नहीं है, और औरों का नाम 2-4 जो खास करके हमारे दक्षिण भारत से, हमारे पूर्वोत्तर भारत से और अन्य क्षेत्रों से जो है, और या महाराष्ट्र वगैरह से और भी अमर शहीद हैं। तो उनका नाम जो लेकर के जोड़ा जाना आवश्यक है। तो वो भी किया जाएगा। तो ये जो और जिनकी बदौलत आज़ादी मिली, जिन्होंने कुर्बानी दी, जिन्होंने अंग्रेजों के द्वारा जो है जो यातनाएं जेलों में यातनाएं भी झेली, लेकिन इस देश के दुश्मन जीएनपीसी ने अपने चाटुकार इतिहासकार गिरोह और अपने चाटुकार बौद्धिक वर्ग गिरोह और अपने चाटुकार मीडिया और पत्रकार गिरोह के द्वारा अपने भारत के खिलाफ गद्दारियों और दुश्मनी के पापों को ढकने और इनकी एक मिथ्या जो है महिमा मंडल, अस्तुत ज्ञान, इनकॉमियम का एक जहरीला वातावरण इन सबों ने खड़ा किया हुआ है। और हमारे इन अमर शहीदों जिनकी बदौलत आज़ादी मिली है और जिन्होंने इस आज़ादी के लिए जो कुर्बानी दी है, शहादत दी है, अपने प्राण दिए हैं, फांसी के फंदे को हंसते चूमा है, उनको इन सबों ने दबा के रखा है। तो भारतीय अवाम ताकत दल का अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से यही निवेदन है कि भारतीय अवाम ताकत दल के इस प्रयास से कि इस देश में माहौल जो है हमारे परमादरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर और अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्लाह इत्यादि का माहौल होना बहुत ज़रूरी है। और जब उनका माहौल होगा तो इन गद्दारों को
पहचानना भी आसान हो जाएगा। इस संबंध में आप लोग सोशल मीडिया पर देखते होंगे कि कई लोग कहते हैं कि यदि सुभाष चंद्र बोस यदि लाइमलाइट में आ गए तो नेहरू गांधी की मुश्किल हो जाएगी। लेकिन भारतीय जनता दल का ऐसे लोगों से निवेदन है कि आप छुप करके कायरता बस ऐसा क्यों करते हैं, आप लाते क्यों नहीं? जीडी बख्शी जैसे लोग जो है इक्का दुक्का का करके वो जो है वो फिर निकल पड़ते हैं। यह एक सस्टेन्ड एफर्ट की आवश्यकता है, सस्टेन्ड एक मुहिम की आवश्यकता होती है। जीडी बख्शी लोग और अनुधार कोई है उसके इतना सब ये गंद फैलाए हुए हैं, इतनी गंदगी फैलाए हुए हैं, इतना जहरीला वातावरण फैलाए हुए हैं कि इक्का दुक्का वो वीडियो से नहीं होता कि बस दीवार छुआ और चल दिए। दीवार छूने वाली मानसिकता से काम नहीं चलेगा। इन सब की साजिश जो है बहुत गहरी है और पूरे सिस्टम पर ये काबिज रहे हैं। 60-70 सालों तक इनका शासन रहा है और हर वल्नरेबल पोजीशन पर अपने एजेंट अपने मुर्गों को जो है इन समूह ने बैठाया हुआ है और कोई ऐसी संस्थान नहीं छोड़ा है जहां पर अपने आदमी न बैठाए हों। ब्यूरोक्रेसी में तो है ही, मीडिया के 95% वो जीएनपीसी के चमचों के द्वारा जो स्थापित है। पूरा मीडिया, पत्रकारों का ये पूरा गिरोह है, लुटियन गिरोह। जुडिशरी में भी जो है इस जीएनपीसी ने अपने और वामपंथियों के तमाम एजेंट वो भरे पड़े हैं और जब से ये कॉलेजियम सिस्टम आ गया है, उस कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा फिर उन्हीं के अंडे बच्चे जो है फिर इसी यानी हायर जुडिशरी मतलब कि उच्च न्यायपालिका जिसमें कि ऑनरेबल हाई कोर्ट्स और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आते हैं, तो उनमें प्रवेश और वहाँ से जो है एलिवेट होकर के सुप्रीम कोर्ट में पहुँचते हैं उन्हीं के अंडे बच्चे। इनके जो जीएनपीसी के और वामपंथियों के जो एजेंट हैं, बिल्कुल। इसीलिए भारतीय जनता दल ने कई मौकों पर कहा है कि कितना परिश्रम करके हमारे जो है परम राष्ट्रभक्त और परम विद्वान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इस प्रकार हमारे परम राष्ट्रभक्त और परम विद्वान हमारे बाबा साहब अम्बेडकर आदि ने भारत का संविधान बना करके इतनी बेशकीमती संस्थाओं को मैंने न्यायपालिका इत्यादि का वो जो है वो सृजन किया। हालांकि हाईकोर्ट वगैरह और फेडरल कोर्ट जो है वो अंग्रेजों के भी जमाने में थी, लेकिन उसको फिर से रीशेप किया गया भारत के संविधान के द्वारा। उसको जो है माने संवैधानिक शक्तियाँ भी उसको दी गई। तो फिर से उसको रिजुवनेट किया गया भारत के संविधान के द्वारा। तो कितने परिश्रम करके और इतना बेशकीमती हमारा जो संस्थान जैसे कार्यपालिका है, हमारी विधायिका है, उस प्रकार न्यायपालिका। आज न्यायपालिका यदि अपने उद्देश्य को नहीं अपने उद्देश्य से भटक जा रही है और अपने लक्षित उद्देश्य को नहीं पा रही है, तो उसका मूल कारण यही है कि इन देश के दुश्मन जीएनपीसी वालों ने और इन वामपंथियों ने अपने एजेंट जो है वो भर रखे हैं इसी उच्च न्यायपालिका में। तो और कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा फिर उन्हीं की बिरादरी, उन्हीं के अंडे बच्चे इस हायर जुडिशरी में उन्हीं का प्रवेश होता है
और वही वही जो है एलिवेट होकर के आगे बढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट वगैरह इत्यादि। तो इससे हमारे मुल्क को बड़ी हानि है कि इतना बेशकीमती संस्था जो है अपने लक्षित उद्देश्य को नहीं प्राप्त कर पा रही है, बल्कि उससे भटक गई है। तो इसमें संस्था का दोष नहीं है। संस्था तो बेशकीमती है और बेशकीमती रहेगी। और विश्व की जो है जो लीडिंग जो जुडिशरी है अमेरिका की इत्यादि की जो है उसके बराबर है, और उससे भी अधिक वो ताकतवर और उपयोगी है। लेकिन समस्या उसमें किस तरह के तत्व उसमें भरे गए, समस्या उससे। जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, जिसको हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन भूल से या भ्रम से या गलती से अभी भी कांग्रेस कहते चले आ रहे हैं, लेकिन वो जो उसका चाल चरित्र और चेहरा है उसके अनुसार जो वास्तविक जो नामकरण या संबोधन होना चाहिए, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस। तो इसके जो चाटुकार पत्रकारों का गिरोह है, ये गिरोह जो है उसी जीएनपीसी की ही गोद में बैठ करके और अपना विवेक, अपनी अंतरात्मा, अपना दिलो दिमाग गिरवी रखा हुआ है। और उस जीएनपीसी का जो चरित्र है भारत विरोधी, देश के खिलाफ गद्दारी का और फिर लूटने का और इस देश को तार-तार करने का, सारी संस्थाओं को बंधक बनाने का, हमारे आम और गरीब भारतीय भाई बहनों को नारकीय जीवन देने का और एक खूंखार औपनिवेशिक ताकत के रूप में शातिर अपराधियों के कुछ अपवादों को छोड़ करके शातिर अपराधियों का गिरोह की भांति उसी की गोद में बैठ करके ये जो पत्रकारों का जो लुटियन पत्रकारों का जो गिरोह है, उसी गोद में बैठ करके और उसी के पास अपनी अंतरात्मा, अपना विवेक, अपना दिलो दिमाग गिरवी रख करके ये उसी के पक्ष में माहौल बनाता है, उसी की भटकती करता है। तो उसकी प्रतिक्रिया में उसके किसी पत्रकार के कथन का संदर्भ देना जो है भारतीय जनता दल बल्कि इस देश का अपमान समझता है और उनको मुंह भी लगाना नहीं चाहता है। लेकिन जिस तरह की वो गंदगी फैलाते हैं, जिस तरह का दुष्प्रचार करते हैं, तो उस गंदगी का निवारण आवश्यक होता है। तो कोई अजीत अंजुम करके है, इसी तरह का लुटियन पत्रकारों का गिरोह, देशद्रोही तो खैर सब होते ही हैं। तो वो ये कह रहा था कि यूट्यूब वाले सर जो है वो न्यायपालिका को भी नहीं छोड़ते हैं, राजनीतिक दल हैं इनको भी नहीं। तो ऐसे अजीत अंजुम जो जीएनपीसी के चाटुकार पत्रकार हैं, जो जीएनपीसी खुद इस देश की दुश्मन और गद्दार तंजीम है, तो उसके चाटुकार पत्रकारों को भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों और अपने आदरणीय भारतीय आवाम के माध्यम से ये उनको बताना चाहता है और ये उनको आईना दिखाना चाहता है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, यह देश नहीं है और ये हमारी आवाम नहीं है। दोनों बात समझिए। ये बल्कि ये एक खतरनाक किस्म के काले अंग्रेज हैं। इस तरह की पहचान, इस तरह की तजवीज जो है
हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने किया हुआ है। कौन भगत सिंह? कौन शहीद आजम भगत सिंह? जिनको आज भी देश यानी देशभक्ति और कुर्बानी शहादत करने वाले सबसे बड़े देशभक्त के रूप, सबसे बड़े आदर्श के रूप में आज भी हमारे सभी भारतीय भाई बहनों के हृदय में वो विराजमान है और विराजमान रहेंगे। और वो शहीद आजम भगत सिंह जो कि हमारे सभी भारतीय भाई बहनों के दिलो दिमाग में जो है देशभक्ति और कुर्बानी शहादत की सबसे बड़े प्रतिमूर्ति के रूप में विराजमान है, और जिनको इन गद्दार जेएनपीसी वालों ने, जिसके कि ये चटकार हैं अजीत अंजुम महोदय जैसे लोग, उस माने जेएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडिया चौकड़ी, जिसने कि हमारे शहीद आजम भगत सिंह को आतंकवादी लिखवाया है, ये हालत है। तो उसके चाटुकार कहते हैं कि भाई ये सारी जो है वो पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ बोलते हैं। वो खुद ही बता दे कि जो तजवीज जो पहचान हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने इन पार्टियों के विषय में कहा कि ये इस देश के खतरनाक काले अंग्रेज हैं, जो कि हमारे भारतीय समाज को और हमारे देश को और हमारे सामाजिक ताने बाने को जाति, धर्म, भाषा, प्रांत के आधार पर हमेशा ये बांटते रहेंगे, और उसी बांटने के कुचक्र के द्वारा वोट और सत्ता हथियाने की साजिश ये करते रहेंगे। इस तरह की तजवीज, इस तरह की पहचान, इस तरह का उनका आइडेंटिफिकेशन हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने किया हुआ है। तो इसलिए ये राजनीतिक दल कभी भी देश नहीं है, कभी भी अवाम नहीं है, ये अवाम और देश के दुश्मन है। तो अजीत अंजुम महोदय जरा इसको जान लो। और रही बात न्यायपालिका के, तो न्यायपालिका इतनी बेशकीमती हमारी संस्था है जो कि किन कारणों से अपने उद्देश्य को भटक गई है। तो कभी कभार उसका सम्मान करते हुए उस उच्च न्यायपालिका जिनमें ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आते हैं, उसको भारतीय अवाम ताकत दल बराबर निवेदन के साथ ये हमेशा जो है एक भारतीय नागरिक के रूप में निवेदन किया हुआ है कि इस देश को आवश्यकता क्या है और अवाम को क्या चाहिए, देश को क्या चाहिए। इन बातों का ध्यान में रखें। वो कानून संविधान तो है ही, कानून संविधान तो अपने स्थान पर है, लेकिन संविधान कानून जो है इस देश के लिए ही बने। तो उसी संबंध में कभी कभार जो है वो निवेदन किया गया है, और भी ससम्मान। तो वो जो है अजीत अंजुम जैसे गद्दार, देश के गद्दार पत्रकारों को और लुटियन पत्रकारों को वो दिख नहीं सकता है। उनका चश्मा दूसरा है, उनका देखने का नजरिया दूसरा है। लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम ऐसे पत्रकारों को अब धीरे धीरे समझ रहे के विषय में धीरे धीरे वो समझ रही है। ये बीजेपी के सिपा सालार कुछ जो यूट्यूब पर बैठे हुए हैं, उनका भी यही हाल है। कोई प्रदीप सिंह करके हैं तो कह रहे हैं कि यूट्यूब वाले सर जो है इतना सत्ता के लिए जो है लालायित हैं। हमारी आदरणीय भारतीय अवाम, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन ये बिल्कुल स्पष्ट देखते होंगे कि भारतीय अवाम ताकत दल ने कभी भी सत्ता की बात नहीं की है। इसके 1000 से बहुत ऊपर वीडियो जारी हो गए हैं और सब लोग देख रहे हैं। और प्रदीप सिंह जैसे पत्रकार भी, जो प्रदीप सिंह जैसे
मोदी अंधभक्त पत्रकार भी देखते होंगे, तो भारतीय जनता दल कभी भी सत्ता की बात नहीं की है। हमेशा हमारा देश कैसे महफूज हो, हमारे भारतीय भाई बहनों के बीच में एकता कैसे आए और हमारा देश कैसे मजबूत हो, और हमारे भारतीय समाज में जो बिखराव विखंडन है वो कैसे दूर हो, इसी की चिंता की है। और इसी चिंता में अपने भारतीय भाई बहनों को शामिल करने की कोशिश भी की है। कभी सत्ता की नहीं बात की है। सत्ता के सौदागर तो प्रदीप सिंह जैसे लोग हैं, और जिसके अंधभक्ति करते हैं वो हैं सत्ता के सौदागर और कीड़े, और उल्टे बोलते हैं इधर। इसीलिए ये सब भी जो है हमारे भारतीय समाज के, देश के खतरनाक दुश्मन टाइप के, हमेशा झूठ बोलना जो है। और जहां तक कि वोट और सत्ता की बात है, अब सुन लो भैया प्रदीप सिंह, जहां तक वोट सत्ता की बात है, ये शुद्धतः विशेषाधिकार और विवेक हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों का है, हमारी आदरणीय भारतीय अवाम का है। तो जो उनका विशेषाधिकार है, जो उनके विवेक का क्षेत्र है, तुम जैसे पत्रकार तो उनको मेस्मराइज करके, उनको नजरबंद करके, यानी जिसके अंधभक्ति करते हो मोदी और बीजेपी के पक्ष में, जो है सिर्फ सत्ता के लिए, तो तुम लोगों को और आप जैसे लोगों को इसके आगे कुछ दिख सकता ही नहीं है। प्रचार तो करते हो, प्रचार तो बीजेपी के पक्ष में ये करते हो कि बहुत देशभक्त और राष्ट्रवादी है। बिल्कुल नहीं। जिसके पक्ष में प्रदीप सिंह जैसे लोग जो माहौल बनाते हैं कि बीजेपी बहुत राष्ट्रवादी है, बहुत देशभक्त है, बिल्कुल नहीं। वो बहुत शातिर किस्म की, यानी इस देश की शत्रु है। देश के दुश्मनों को पाल के रखना सिर्फ चुनावी माहौल बनाने के लिए, उससे बढ़ करके देश का दुश्मन कौन हो सकता है। तो प्रदीप सिंह जैसे लोग भले उसको ढकें, लेकिन हमारी आवाम समझ रही है, हमारी आवाम धीरे धीरे सब ये देख रही है। और प्रदीप सिंह जरा इसको भी गौर से जरा सुन लीजिए कि कई भारतीय भाई का ये प्रतिक्रिया भी आई है कि ये बीजेपी के मोदी और अमित शाह जैसे लोग अपना रसूख छोड़ दें कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के गृह मंत्री हैं, और भी रसूख छोड़ दें। और मैंने अपना जो प्रभाव है सत्ता का, उससे यानी वो विरक्त होकर के, उससे अलग होकर के सिर्फ जो हिंदुत्व और मंदिर मस्जिद के आधार पर जरा सा वो चुनाव लड़ लें, तो वो भारतीय भाई कह रहे थे कि वो एक स्थानीय निकाय का भी चुनाव जीत नहीं सकते ये मोदी महोदय और अमित शाह महोदय, मंदिर मस्जिद और जो है और हिंदुत्व के नाम पर। भारतीय जनता दल तो पूरे देश में जो है सिर्फ अवाम परस्ती, मुल्क परस्ती, देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति, सिर्फ भारतीयता आधारित की जो मुहिम चला रहा है, इसमें पूरी हमारे भारतीय भाई बहन शामिल हो रहे हैं। तो ये उनकी असली औकात है, मोदी महोदय और अमित शाह महोदय की, जो कि एक भारतीय भाई ने कहा कि अपना प्रभाव, अपना रसूख, अपनी सत्ता से दूर होकर के ये मंदिर मस्जिद और हिंदुत्व के नाम पर वो एक पंचायत का भी चुनाव लड़के देख ले, वो चुनाव भी वो जीत नहीं सकते। और ये बहुत ऊंची भावना है
कि यदि देश में जन्म तैयार करना है तो भारतीय एकता के आधार पर सबको साथ लेकर के, मंदिर मस्जिद देश का मुद्दा नहीं होना चाहिए। और इसके विषय में भारतीय जनता दल ने कहा भी है कि कबीरदास को याद करिए ना, कि प्रभु के प्रति भक्ति निभाने के लिए किसी मंदिर की आवश्यकता नहीं है, अपने अल्लाह खुदा के प्रति भक्ति निभाने के लिए किसी मस्जिद की आवश्यकता नहीं है। हमारे कबीरदास ने कहा है ना कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़। पत्थर के पूजने से यदि प्रभु मिल जाते हैं तो मैं पहाड़ पूजने को तैयार हूं। इसलिए प्रभु की भक्ति के लिए किसी मंदिर की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे कबीरदास हुए, रविदास हुए, हमारे सूफी संत हुए, और हमारे रामकृष्ण परमहंस हुए, नानक हुए, और इन लोगों ने सिखाया। ये तो पाखंडी लोग हैं। आज 4 साल से भारतीय जनता दल इस सोशल मीडिया की, यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से बता रहा है कि नेहरू जो है इस देश का कितना खतरनाक गद्दार है। उस गद्दारियों का पूरा वर्णन तो संभव नहीं था, लेकिन कुछ नमूने बताया गया, और एक ही गद्दारी काफी है। लेकिन इन समूह ने जो एक तो जीएनपीसी वालों ने वो लगा रखा है, चाटुकार इतिहासकारों का गिरोह, चाटुकार बौद्धिक वर्ग का गिरोह, चाटुकार मीडिया और पत्रकारों का गिरोह। अब पूरा मीडिया जो है जीएनपीसी के जितने भी चमचे हैं उन्हीं के द्वारा स्थापित है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो उसका पूरा उसका वर्चस्व है, इसे जीएनपीसी का। तो जीएनपीसी तो अपने जो चाटुकार जो मीडिया और पत्रकार गिरोह के द्वारा और चाटुकार बौद्धिक वर्ग के द्वारा जो है इस तरह का माहौल ये बना हुए है। मान लें कि जो गांधी से लेकर के गांधी और मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, और इसमें जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जो भारत विरोधी जो जितनी भी गतिविधियां हैं उनको ढकने के लिए और उनके पक्ष में एक झूठा प्रशंसा और महिमा मंडन का वातावरण बनाने के लिए। लेकिन भारतीय जनता दल ने इनकी असलियत को जब ये बताना शुरू किया, आज 4 साल से ये बता रहा है, तो हमारी आवाम को इनकी मैंने वो मोहनदास करमचंद खास करके जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी इत्यादि के भारत विरोधी गतिविधियों और उनकी गद्दारियों के विषय में जानकारी और संवेदनशील होने में जो दिक्कतें आ रही हैं, उन दिक्कतों का जो मुख्य कारण ये है कि इस बीजेपी वालों ने और आरएसएस तो छोड़ दे, बीजेपी वालों ने और एक ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि जितने भी भारत विरोधी ये तत्व हैं, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हैं, चाहे इंदिरा गांधी जो भी हैं, इसको सब ये दिखाते हैं कि ये भारत विरोधी नहीं है, ये हिंदू विरोधी है। हर एक जितने भी भारत
विरोधी, मैंने देश के गद्दारों के विषय में भारतीय जनता दल बताता है, वो बीजेपी के जितने भी सिपा सालार हैं उनको किस तरह से बचाते हैं, यानी इन गद्दारों को, तो इन गद्दारों को बचाने का जो पहला जो सातरना तरीका है ये बीजेपी वालों का कि उनको देश विरोधी, भारत विरोधी के रूप में नहीं, हिंदू विरोधी। अब जरा सा इसको जरा सोचिए कि एक तत्व जो है वो देश विरोधी है और इसको जो है तुरंत बचाने के लिए बोल देते हैं हिंदू विरोधी। तब हिंदू विरोधी हिंदू विरोधी के रूप में क्या पूरे देश जो है, पूरा देश वो साथ देगा? नहीं ना। और फिर उसमें एक विखंडन की बात आ जाएगी और तुरंत जो है ये मैंने ये पहचान कि भाई कि नहीं, भाई ये देश का दुश्मन है, भारत का दुश्मन है, भारत का गद्दार है। तो इसको तो इन समूह की एक चाल है बीजेपी वालों की कि जितने भी माने देश के गद्दार, देश विरोधी हैं, उनको ये बोलते हैं हाँ हिंदू विरोधी। और इसके पहले भी बताया गया था कि जितने भी, जैसे आपका ये राहुल गांधी है, राहुल गांधी कितना खतरनाक है है भारत के लिए और क्या किस तरह से गतिविधियों में लिप्त है और सक्रिय है भारतीय जनता दल ने। इस राहुल गांधी को किस तरह से बचाते हैं बीजेपी वाले, इसको भी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन भी और अच्छा और इसके पहले भी वो बोला गया, ऐसी बात नहीं है। डोकलाम का मुद्दा हुआ और देखिए किसी को गद्दार के रूप में पहचाने जाने के लिए या उसके विषय में समझने के लिए एक ही मिसाल, एक ही उदाहरण, एक ही वारदात काफी होती है। ये राहुल गांधी के विषय में तो इसकी भारत के खिलाफ गद्दारियों की लंबी फहरिस्त है। डोकलाम का मुद्दा हुआ, फिर जो है अपने सेनाध्यक्ष को सड़क का गुंडा कहलवाना और दुश्मन पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को गले लगाने के लिए अपना दूत नवजोत सिद्धू को भेजना। जब भी हमारी भारतीय सेना अपना चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे बालाकोट स्ट्राइक हो, वो उसका सबूत मांगना, उसके शौर्य पराक्रम को नीचा दिखाने के लिए और उसका मनोबल गिराने के लिए, ये तमाम। और फिर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता करके जो है रिश्वत लेकर के चीन के लिए भारत का बाजार खोलना। और 2 साल पहले देखा गया था कि जब भारत की सेना और चीन की सेना आमने सामने वो डटी हुई थी, तो जो चीन का जो यानी प्रोपेगेंडा मशीन है ग्लोबल टाइम्स, उसकी भारत के खिलाफ तमाम जो है प्रोपेगेंडा और दुष्प्रचार को आधार बना करके भारत के खिलाफ और चीन के पक्ष में माहौल बनाना, तमाम उसकी जो है भारत के खिलाफ गद्दारियों की लंबी फहरिस्त है इसकी, राहुल गांधी की। और बहुत खतरनाक गद्दार है इस देश का। उस राहुल गांधी को ये बीजेपी वाले जो है किस तरह से उसको बचाते हैं, यही तो गद्दारी जो है हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय आवाम बड़े गौर से देखें कि जो देश का गद्दार है तो इसके जो प्रवक्ता नेता कहते हैं कि ये 52 वर्ष का बच्चा है, अबोध बालक है, इसको बोलने की तमीज शौर नहीं है, इमेच्योर बालक है और इसको इतनी भी तमीज नहीं है कि आटा किलो में होता है कि आटा लीटर में होता है, इसी तरह की। और पप्पू है। अब जरा सा पप्पू कहने में कितने साधारण, एक है देश का गद्दार
राहुल गांधी। बीजेपी वाले कहते हैं कि गद्दार नहीं बल्कि ये पप्पू है। बताइए, यानी सारे गद्दारी के पाप को बीजेपी वालों के द्वारा धुल गया कि भाई जो पप्पू है, जो नासमझ है, वह भला देश का गद्दार कैसे हो सकता है। जनता ये समझेगी। बताइए, जो भारतीय जनता दल तो तमाम वो राहुल गांधी की गद्दारी के विषय में वो परिचय कराता है देशवासियों को। अब बीजेपी कहते नहीं वो गद्दार नहीं है। अरे वो तो सिर्फ पप्पू है भाई। और पप्पू के रूप में ये बीजेपी के जितने सिपा सालार यूट्यूब पर आप मिलेंगे तमाम चुटकुला लेते हुए, ताकि पप्पू के रूप में ही चुटकुला सुनिए, आनंदित होइए और उसके आगे मत बढ़िए कि ये उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए कि ये राहुल गांधी देश का दुश्मन और देश का गद्दार। इस तरह से जो है बीजेपी वाले देश के दुश्मनों को बचाने वाले देश के बहुत खतरनाक दुश्मन है। और बात सिर्फ राहुल गांधी की नहीं है, जितनी भी देश के दुश्मन खतरनाक पत्रकार है और मीडिया है, तो उनके भी विषय में जैसे मान लीजिए रवीश कुमार, तो रवीश कुमार की बात जब आएगी तो ये सब बोलेंगे कि ये, जबकि रवीश कुमार जो है वो भारत विरोधी है। मैगसेसे अवार्ड लेके आया है और मैगसेसे अवार्ड जो है कौन चलाता है? फोर्ड फाउंडेशन। और फोर्ड फाउंडेशन की असलियत क्या है? यानी भारत विरोधी वो गतिविधियों को चलाना अंतर्राष्ट्रीय मंच से, उससे ये लेके आया है मैगसेसे अवार्ड। ये भारत का दुश्मन ये रवीश कुमार। अब रवीश कुमार के विषय में बीजेपी के लोग क्या कहते हैं कि नहीं ये भारत विरोधी नहीं है, ये मोदी विरोधी है। अब जैसे बीजेपी का सातिराना जरा सा उसका देखिए कि जो इस देश का गद्दार हो, भारत विरोधी हो, उसको किसी व्यक्ति का विरोधी के रूप में पेश करके मैंने उसके गद्दारी के पाप को किस प्रकार धुलते हैं ये बीजेपी वाले। भारतीय जनता दल कहता है कि भाई ये भारत विरोधी है, भारत के दुश्मन है, तो कहते हैं कि नहीं ये मोदी विरोधी हैं और मोदी के दुश्मन है। इस तरह से बीजेपी वाले देश के दुश्मनों को किस तरह से बड़े सातिराना ढंग से उनकी कोर्डोनिंग करते हैं, उनको बचाते हैं और उनके रक्षा कवच या कुंडल कवच, यानी देश के दुश्मनों का ये कुंडल कवच ये बने हुए हैं। और विशेषता इस बात की है कि ये रवीश कुमार जैसे देश के गद्दार पत्रकार, भारत के दुश्मन पत्रकार, वो भी बीजेपी की ही लाइन ऑफ आर्गुमेंट को पकड़ करके अपना बचाव करते हैं। वो कहते हैं कि साहब हम देश के गद्दार नहीं हैं, हम भारत के दुश्मन नहीं हैं, चूंकि हम मोदी विरोधी हैं, चूंकि हम मोदी का विरोध करते हैं, इसलिए लोग हमको देश का गद्दार और भारत का दुश्मन कहते हैं। ठीक वही लाइन जो बीजेपी जो है इनके लिए कहती है। तो ये इन दोनों के तर्क देने का जो शैली है, इसी से पहचान लीजिए कि इन दोनों में साठगांठ है। यानी ये भारत के खिलाफ गद्दारी करेंगे, दुश्मनी करेंगे रवीश कुमार, और बीजेपी के लोग उसको बचाएंगे कि नहीं भाई ये हमारे देश के लोग जो है इसको देश का गद्दार न समझें, भारत को दुश्मन न समझें, अरे भाई ये मोदी विरोधी है। और व्यक्ति का विरोधी तो होना तो स्वाभाविक बात है। और लेकिन ऐसा कहते ही जो है रवीश कुमार के ऊपर से
देश की गद्दारी का और भारत की दुश्मनी का पाप ये बड़े साधारण ढंग से ये धुल डालते हैं। तो कितनी खतरनाक किस्म के ये गद्दार हैं बीजेपी वाले, जरा इसको समझिए। तो हमारे देश में जितने भी भारत विरोधी तत्व हैं, उन सारे तत्वों को ये बचाने का बीजेपी वालों का एक साधारण तरीका है कि उनको पेश करते हैं कि ये हिंदू विरोधी हैं। बॉलीवुड ही अब ले लीजिए, बॉलीवुड में जो है ये आपका नासिरुद्दीन शाह हुआ, आपका शाहरुख है, आमिर खान है, ये भारत विरोधी सब हैं। इस शाहरुख जो है कोई टोनी अशाई के साथ इसका कोई व्यापारिक संबंध है, और वो टोनी अशाई वास्तव में उसने नाम बदला हुआ है, वो कश्मीर का है, और हर वक्त जो है भारत विरोधी मैंने विश्व में कई मंचों से भारत विरोधी आयोजन करता रहता है। और उसी का ये व्यापारिक पार्टनर या व्यापारिक साझेदार है शाहरुख। जो है शाहरुख हुआ, चाहे आमिर खान हुआ, चाहे नासिरुद्दीन शाह हुआ, चाहे जावेद अख्तर हुआ, जितने भी देश विरोधी हैं, भारत विरोधी हैं, इनके विषय में तो भारतीय जनता दल ने कई बार कहा कि भाई इनके सिनेमा को, इनकी फिल्मों को जो है हमारे देश के लोग न देखें, और इनके विज्ञापन को, इनकी फिल्मों, सिनेमा और इनके विज्ञापन का बहिष्कार करें, और जो भी कंपनियां इनसे विज्ञापन करवाती हैं उनका भी बहिष्कार करें। यह देश के लिए आवश्यक है। लेकिन बीजेपी वाले बीजेपी के सिपहसालार क्या कहते हैं? ये सब हिंदू विरोधी हैं, इस रूप में दिखाते हैं। बॉलीवुड को जो है, बॉलीवुड के इस तरह की जो तत्व जो भारत विरोधी हैं, इनको बचाने का काम करते हैं बीजेपी वाले बोल करके कि ये सब हिंदू विरोधी हैं। ये शास्त्रीय तरीका है बीजेपी वालों का देश के दुश्मनों को बचाने का। बराबर। और दूसरा एक तरीका बहुत खतरनाक किस्म का तरीका बीजेपी वालों का है देश के दुश्मनों को बचाने का। ये बहुत जरूरी चीज है। जो राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए हैं, देश के दुश्मनों को किस सातरियाना ढंग से बचाते हैं, उनके रक्षा कवच बने हुए हैं, उनके जो है उनके कुंडल कवच बने हुए हैं, यह देश के लोगों को जानना जरूरी है। तो जैसे मोहनदास करमचंद गांधी हुआ, जवाहरलाल नेहरू हुआ, इंदिरा गांधी हुई, जो राजीव गांधी हुए, या सोनिया गांधी जो भी है, राहुल गांधी, देश के खिलाफ गद्दारियों के विषय में, भारतीय इन सभी की देश के खिलाफ गद्दारियों के विषय में कुछ नमूने के ही तौर पर भारतीय जनता दल अब इसी सोशल मीडिया के, यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से जो बताने की कोशिश कर रहा है, इसकी प्रतिक्रिया में ये बीजेपी वाले क्या कहते हैं कि उनके व्यक्तिगत जीवन में घुस जाएंगे, उनकी चरित्रहीनता को दिखाने लगेंगे। अब बताइए, यदि आप किसी व्यक्ति की चरित्रहीनता के विषय में दिखाएंगे, उसके व्यक्तिगत जीवन में घुस जाएंगे, और फिर बोलेंगे ये सब जो है 3-4 पीढ़ी पहले मुसलमान थे, फलाने ठिकाने। सारा देश, माने भारत विरोधी जो पाप जो है इसी में धुल जाएगा। या तो उनके व्यक्तिगत जीवन में घुस जाएंगे, जैसे नेहरू का देश के खिलाफ कितनी गद्दारियां किया है, इस पर सब एक शब्द नहीं बोलेंगे। अब बोलेंगे भी तो छोटा सा संदर्भ दिया, दीवार छुआ, फिर वो भाग गए। इस तरह का इन समूह का वो रवैया है बीजेपी वालों का। और इसके जितने भी सिपहसालार हैं, वो उनके नेहरू के व्यक्तिगत जीवन में
कि इनका जो है, जो माउंटबेटन की बीबी थी एडमिनो माउंटबेटन, जब ये पढ़ता था नेहरू लंदन में, तो तभी से इसका वो चक्कर था, और इसके बाद भी चक्कर चला। बस यही कहानी, ताकि उसी कहानी में भारतीय जनमानस उलझ कर रह जाए, और इसे देश का खतरनाक जो नेहरू की गद्दारी के विषय से उसका ध्यान भटक जाए। ये शास्त्रीय तरीका अपनाते हैं बीजेपी के लोग देश के गद्दारों को बचाने का। तो इसीलिए भारतीय ताकत दल बस यही कहना चाहता है कि ये देश के गद्दार तो हैं ही, देश के गद्दारों को बचाने वाली जो है ये बीजेपी जो है अपने को राष्ट्रवादी कहती है, और ये भी कहती है कि सबका साथ सबके विश्वास। भारतीय अवाम के साथ का और विश्वास का तो कोई सवाल नहीं उठता। आप कैसे वो जीत जाते हैं, वोट बटोरना जीतना उसकी अलग जो है, अपने देश में एक अलग जो है उसकी मैकेनिक्स है, उसकी इंजीनियरिंग है, उसका टैक्टिक्स है, चाल है, और वो सारे चालें सारे टैक्टिक्स अपनाते हैं। जातिवाद भी अपनाते हैं, 80-20 भी करते हैं, ध्रुवीकरण भी करते हैं, हर तरह के चाल। तो वहां पर न इनका राष्ट्रवाद चलता है, न कुछ चलता है इनका, सिर्फ वही घटिया किस्म की जातिवादी राजनीति, ध्रुवीकरण, 80-20, यही सब चलता है। तो इसलिए जो ये कहते हैं ना कि सबका साथ सबके विश्वास, हमारी आवाम का विश्वास कैसे होगा इनके ऊपर और कैसे साथ होगा? ये इनके ऊपर विश्वास सिर्फ जो है राहुल गांधी का इनके ऊपर हो सकता है, सोनिया गांधी का इनके ऊपर हो सकता है कि भाई कि सोनिया गांधी को बचाएंगे, राहुल गांधी को भी बचाएंगे, उनकी रक्षा करेंगे, और सोनिया गांधी, राहुल गांधी इत्यादि को जो है देश के खिलाफ गद्दारियों करने के लिए पूरी सहूलियत जो है ये मुहैया करवाएंगे। ये है इनका चरित्र। और अपने इसी चरित्र को छुपाने के लिए एक और ये चाल चलते हैं कि ये मैंने एंटी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके का, मतलब कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के विरोधी मानसिकता के साथ ये काम करते हैं, और उसी में भूमिका चली आती है इनके जो प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी और समित पात्रा। इनके जो टीवी चैनलों पर जो डिस्कशन होता है, जो परिचर्चाएं होती हैं, किस तरह से ये डिस्कशन करते हैं, उसी से बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि किस प्रकार किस तरह की लाइन पकड़ते हैं, कि किस तरह का जो तर्क देते हैं, गढ़ते हैं। ये दोनों ये प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और समित पात्रा, उसी से साफ जाहिर होता है कि कितने जो है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन विरोधी मानसिकता के साथ ये काम करते हैं, और किस तरह से देश के दुश्मन जीएनपीसी और वामपंथियों को बचाते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि जैसे ये समित पात्रा है, जब भी डिस्कशन में बैठेगा अक्सर आप देखेंगे भारतीयता का तो एक बार उसने जीवा से उच्चारण बस कर लिया, जीव से उच्चारण बस कर लिया, या दीवार को छू दिया, बस भारतीय शब्द का, लेकिन इसके बराबर हिंदू मुस्लिम वो करता रहेगा, और ऐसे कहता है कि अरे मैं अकेला हिंदू हूं और इतने सारे मुस्लिम जो है हमको बोलने नहीं दे रहे हैं, इस तरह से बोलता है।
हाँ, इस तरह से बोलता है। मतलब कि जब भी वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से जितने भी प्रवक्ता हैं, मान लीजिए अंसार रजा है या शोएब जमी है या शादाब चौहान है या साजिद रशीदी है और इस टाइप से और भी है, उनके आगे यह शेर हो जाता है। उनको पाकिस्तानी भी बोल देगा, उनको जिहादी भी बोल देगा, उनको गद्दार भी बोल देगा, सब बोल देगा। लेकिन वही समित पात्रा जीएनपीसी का कोई प्रवक्ता है जो कि झूठ के आधार पर और वो आरोप लगाता है जिस आरोप के लिए अपराधी खुद जो है जीएनपीसी है। वो आरोप के लिए जिसे देश को तोड़ने वाली जीएनपीसी है, लेकिन वो आरोप उस पर लगाते हैं जो है या देश को लूटना। तो जब देश को लूटने वाली बात आ गई तो एक बार वो मोदी जी ने बोला था ना कि भाई कि वो कब 2014 के जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसके दौरान कि इस कांग्रेस ने देश को इतना लूटा है कि भोपाल में यदि 1 लिख करके उसके आगे 0 बढ़ाया जाए तो वो दिल्ली तक पहुंच जाएगा। और जो है और इसके द्वारा लूटे हुए काले धन को विदेशी बैंकों से वापस लाया जाए तो हर एक भारतीय भाई बहन के खाते में 10-15 लाख रुपए हो जाएंगे। ये जो है जीएनपीसी वाले बोलते, यानी लूटने वाले जीएनपीसी वाले, वो उल्टे इस पर आरोप लगाते हैं कि भाई हमारा 15 लाख रुपया दो। बीजेपी वाले समित पात्रा कभी कहते हैं भाई कि तुमने तो इस देश का 14 लाख करोड़ रुपया वो लूटा हुआ है, तो जब वो आएगा तो तुमको नहीं मिलेगा, देश के खजाने में आएगा। ये कभी नहीं बोलते हैं समित पात्रा या सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग। जब वो कहने का मतलब कि जब वो जीएनपीसी वाला जब कहता है, जीएनपीसी के लोग भाई कि हमारा 15 लाख रुपया दो, ये समित पात्रा हुआ चाहे सुधांशु त्रिवेदी लोग नहीं कहते हैं कि भाई तुमने तो इस देश का 14 लाख करोड़ रुपया लूटा हुआ है और यदि वो आएगा तो इस देश के खजाने में आएगा। वो तो मोदी ने कहा था भाई कि यदि आकर के जमा किया जाए तो भारतीय भाई बहनों के खाते में 10-15 लाख रुपया हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब तो थोड़ा कि क्यों बांटा जाएगा। लेकिन उसका तात्पर्य यह था कि भाई कि जीएनपीसी ने जो लूट करके विदेशी बैंकों में 14 लाख करोड़ रुपया जमा किया हुआ है। इसको जो है ये गद्दार किस्म के समित पात्रा, गद्दार किस्म के सुधांशु त्रिवेदी, इन गद्दार जीएनपीसी वालों को बेनकाम नहीं करते हैं और उल्टे जब दहाड़ते हैं, यानी झूठी बातों को लेकर जीएनपीसी के प्रवक्ता, उनके आगे समित पात्रा जो है और सुधांशु त्रिवेदी महोदय भीगी बिल्ली बन जाते हैं। और यह भीगी बिल्ली देश के दुश्मन ये कम्युनिस्टों के भी पत्रकारों के आगे भीगी बिल्ली बन जाते हैं। ये शेर कब बनते हैं? इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से आए हुए पत्रकारों के आगे। तो ये है देश विरोधी गतिविधि और मानसिकता बीजेपी वालों की। लेकिन भारतीय भाई बहनों, सिर्फ बीजेपी की ही गद्दारी नहीं है। इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के जो जितने भी प्रवक्ता आते हैं और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के जितने भी उसका जो बौद्धिक वर्ग है, वो बहुत खतरनाक किस्म का गद्दार है इस देश का। वो सिर्फ जो दुष्प्रचार किया हुआ है सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के विरोध में, उसने पूरी अपनी मानसिकता वो बंधक बना रखी, पूरा दिमाग खाली कर दिया सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के विरोध में। यदि ऐसा ना होता तो सीएए जो कानून था
उसके विषय में मैंने क्या क्या झूठ और अफवाह फैलाया गया। सीए कानून क्या था कि भाई जो बाहर से आए हुए हैं और जो धार्मिक या पंथ आधारित जो है, जो जिनका प्रोसिक्यूशन हुआ है, जो 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 सताए गए हैं, खास करके पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से, तो उनको जो 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 नेचुरलाइजेशन जो 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 कि 14 साल के बाद वो नागरिकता माने मिलती है, वो घटा करके 6 वर्षों में ही मिल जाएगी। बस इतना फर्क तो है कि उनको नागरिकता देने के लिए है। तो उसको इस देश के दुश्मन, खास करके जीएनपीसी वालों ने और वामपंथियों ने फैला दिया कि ये जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की नागरिकता छीन लेंगे, देश के बाहर भगा देंगे। इस तरह का दुष्प्रचार फैलाया। और इस विषय में तो भारतीय ताकत दल ने कई बार कहा है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की एक परमानेंट कमजोरी है। हालांकि वो कमजोरी में कुछ कमी अब शायद जो भारतीय ताकत दल के प्रचार और निवेदन से कुछ कमी आई है, लेकिन अभी भी कमजोरी है कि देश विरोधी ताकतों के द्वारा फैलाए गए झूठ और अफवाह का हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के जो तबका है, सबसे अधिक और सबसे पहले वो शिकार बनता है। ये स्थिति जो है हमारे मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों उनके लिए भी खतरनाक है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का तबका जो है देश के दुश्मन जीएनपीसी और जो है वामपंथी के झूठ और अफवाह का सबसे पहले सबसे अधिक शिकार बनता है। तो इन समूह ने जो झूठ और अफवाह फैलाया कि सीए के द्वारा जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का वो नागरिकता, वो उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी और उनको इस देश से भगा दिया जाएगा। तो इसके संबंध में जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जो बौद्धिक वर्ग है वो जो है, और उसमें से कुछ छठा ऐसे तत्व हैं अंसार रजा जैसे और शोएब जमई और साजिद रशीदी और शादाब चौहान इत्यादि जैसे लोग जो है सिर्फ आरएसएस और बीजेपी विरोधी मानसिकता वाले और इस कदर माने उनका विरोध जो है, यानी वो उनकी मानसिकता बिल्कुल क्या कहते हैं कि डीपली सीटेड और हाईली वो इनग्रेन्ड, यानी बिल्कुल बैठाई हुई है, दिमाग में ठूसी हुई, बीजेपी विरोध और आरएसएस विरोध इस कदर बैठाई गई कि दूसरे खतरनाक जो देश विरोधी मानी ताकतें हैं, जैसे सबसे खतरनाक जीएनपीसी और वामपंथी है, ये इनको देश विरोधी और भारत के गद्दार इन सबों को देखते नहीं। ये सबसे बड़ा अभिशाप है हमारे देश के लिए भी और हमारे खास करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के लिए। यही कारण है कि सीए पर जो भ्रम फैलाया गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमारी मूर्धन्य शिक्षण संस्थान में यही देश विरोधी तत्व ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व की कब्र खुदेगी एमयू की छाती पर। एमयू का नाम तो भैया तब होता ना कि जीएनपीसी की कब्र खुदेगी एमयू की छाती पर, कम्युनिस्टों की कब्र खुदेगी एमयू की छाती पर, जीएनपीसी की कब्र खुदेगी एमयू की छाती पर, देश के दुश्मनों की कब्र खुदेगी एमयू की छाती पर, तब न कोई बात होती। लेकिन हिंदुत्व की कब्र खुदेगी एमयू की छाती। तो इस तरह की जो मानसिकता है
वह भी इस देश के लिए बहुत खतरनाक है। जितना खतरनाक खेल यानी ये सब खेल रहे हैं बीजेपी वाले देश के दुश्मन को बचाने का, उससे अधिक ये मानसिकता जो है सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के विरोध में जो है पूरा वो दिमाग को खाली कर देना। यही तो, इसीलिए तो इस देश में नफरत जो है वो फैलाने वाले पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और यति नरसिम्हानंद सरस्वती और जो है उसके जवाब में असदुद्दीन और अकबरुद्दीन ओवैसी और ये शफीकुर रहमान वर्क, तौकीर रजा, इनके खिलाफ कोई जनमत नहीं वो बन पाता। लेकिन देश को जरूरत है कि इनके खिलाफ जनमत होना चाहिए और वो एक सशक्त जनमत, इनकी गतिविधियों को उखाड़ फेंकने के लिए। और ये अकेला नहीं, ये सब अकेले नहीं है, ये एक और वो ब्रिगेड खड़ी हुई है वामन मेश्रम वाली, भारतीय अवाम ताकत दल ने बराबर ये बताया हुआ है कि वामन मेश्रम वाली जो ब्रिगेड है, जिसमें कि चंद्रशेखर रावण भी है और ये राजरत्न अंबेडकर, प्रकाश अंबेडकर इत्यादि जो लोग हैं, हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ बराबर ये सब जहर उगलते रहते हैं। ये बात सिर्फ भारतीय अवाम ताकत दल बात उठा रहा है, एक बार भी नाम नहीं लेता है ये गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, एक बार भी नाम नहीं लेता है गद्दार जो है असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी, और एक बार भी ये गद्दार किस्म का जो है ये यति नरसिम्हानंद सरस्वती, एक बार भी नाम नहीं सब लेते हैं। लेकिन कुछ भी हो, भारतीय अवाम ताकत दल ने कहा कि क्रमशः जो है इन सारे देश के गद्दारों को जो हमारे देश में नफरत फैला रहे हैं, उनकी गतिविधि को कुचलना होगा, उनकी गतिविधि को शून्य करना होगा। जैसे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की गतिविधि को कुचलने की जिम्मेदारी हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को निभाना होगा। उसकी सभाओं को शून्य करिए और जो है काले झंडे उसको दिखाइए, आईना दिखाइए और विरोध करिए उसका, देश के गद्दार इसी रूप में कि इस देश में नफरत फैलाने वाले देश के गद्दार। और इसी तरह का इलाज जो है यदि नरसिम्हानंद सरस्वती, उनका भी इलाज जो है हमारे आदरणीय जो है वो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन को करना होगा। ये उत्तरदायित्व उनका। और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, अब विशेष करके हैदराबाद में रहने वाले भारतीय भाई बहन जो है इस असदुद्दीन ओवैसी का भी और अकबरुद्दीन ओवैसी का भी, वो तो और भी खतरनाक है। अकबरुद्दीन ओवैसी क्या बोलता है कि हमने 800 साल तक शासन किया, 30 करोड़ 100 करोड़ के ऊपर भारी, 10 मिनट के लिए सेना पुलिस हटाइए तो मैं कितना मारकाट मचाऊंगा। ये सब इस बात का द्योतक है कि ऐसे तत्वों को ये नहीं सिखाया गया कि भाई जिसको तुम कहते हो कि हमने शासन किया, ये हमने क्या होता है। जिन लोगों ने भी शासन किया हमारे देश पर, वो भी हमारे भारतीय भाई बहन थे, चाहे मुगल शासक हों, चाहे सल्तनत हो, चाहे आपका जो है लोधी वंश हो, चाहे तुगलक वंश हो, और चाहे आपका खिलजी वंश, जो भी है,
वो भले कुछ थोड़ी बहुत वो दुष्टता करते हों, लेकिन भावना और जज्बा ये होना चाहिए कि वो हमारे भारतीय भाई बहनों के समाज के थे, और जिन पर हुकूमत कर रहे थे वो भी अपने ही भारतीय भाई बहन थे। तो जब एक भारतीय भाई बहन जो है दूसरे भारतीय भाई बहन पर हुकूमत कर रहा है तो बात खत्म हो गई। इस रूप में न बोल करके ये देश के दुश्मन जो है अकबरुद्दीन ओवैसी बोलता है कि हमने शासन किया। हमने की बात कब आती है? वही विखंडन। इसलिए तो ये अकबरुद्दीन असदुद्दीन ओवैसी बोलता है कि हमारे समाज भारतीय जनता दल ने तो कई बार उसको बताया हुआ है। उसकी इस बात नहीं कि वो नासमझ, इतना नासमझ है कि जो कि भारतीय आवाम ताकत दल बराबर उसको बता रहा है कि भाई तुम्हारा कोई अपना समाज नहीं है, तुम्हारा कोई अपना समाज नहीं है, सब एक ही समाज है, वो भारतीय समाज है। इतनी सी छोटी सी बात, मोटी सी बात, एक जो है मूलभूत चीज, इतना तो भाई समझ ले। बार बार तुम जो कहता कि हमारा समाज, ये कहना छोड़ दे, ये समझना छोड़ दे भाई। असदुद्दीन ओवैसी, आपका कोई अलग से कोई समाज नहीं है। समाज एक ही है, भारतीय समाज, जिसमें कि सभी अलग अलग पंथों के अनुयायी, उनके मानने वाले, उनका अनुसरण करने वाले, उनको फॉलो करने वाले हैं। इसी भारतीय समाज में, इस मुल्क में एक साथ रहते हैं। इस यथार्थ को आत्मसात करो, उसका सामना करो, विखंडन की बात छोड़ो। इसीलिए तो तुम्हारा भाई क्या बोलता है, जरा देखो। यदि आप कम से कम अकबरुद्दीन ओवैसी को इतना ही समझा दिए होते कि भाई मेरे, हम सभी भारतीय हैं, तुम भी भारतीय हो, इसलिए इस तरह का जो तर्क, इस तरह की बात तो तुम मत क्या करो कि हमने शासन किया और 30 करोड़ 100 करोड़ के ऊपर भाई। वो इसलिए है कि इस चीज का बिल्कुल अभाव है, कि इस चीज का कि अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे लोग, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग न अपने को भारतीय मानते हैं और न हमारे इस्लाम आता वाले भारतीय भाई बहनों को भारतीय मानते हैं। कम से कम इतना ही वो कर लें तो काफी सुधार की शुरुआत वो हो सकती है। समस्या यहां पर है। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे कि वो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के कुछ सामंतशाही सोच के हैं। इन समस्याओं से ही काफी समस्या है, और उन्हीं सामंतशाही तबके का प्रतिनिधित्व करते हैं सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग। अपने विद्वत्ता के अहंकार को दिखाते हैं, इंटेलेक्चुअल वैनिटी, और उस इंटेलेक्चुअल वैनिटी के द्वारा जो है तमाम झूठ बातों को ढकना, और और उस मानसिकता को, उस घटिया और घिनौनी मानसिकता को प्रतिष्ठित करना, जिससे अपने पंथ वो हिंदू सनातन पंथ को दूसरे पंथों से श्रेष्ठता दिखाने की जो उनकी कोशिश होती है। तो ये उनकी इंटेलेक्चुअल वैनिटी, माने बौद्धिक अहंकार का एक जो है वो भौंडा प्रदर्शन है। तो बौद्धिक अहंकार का जो भौंडा प्रदर्शन है, इसके विषय में भारतीय जनता दल सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोगों को बताना चाहता है कि इस तरह का जो कुतर्क वो रचते हैं, और अपने बौद्धिक अहंकार के द्वारा, तो कम से कम जो है हमारे जो संत कबीर, हालांकि वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो अपनी अंतरात्मा से और अंतर्ज्ञान से इतने मजबूत थे
कि आप जैसे लोगों को रास्ता आप जैसे लोगों को रास्ता दिखाने के लिए उन्होंने कई वाणियां कई प्रवचन दिए हुए। तो सुधांशु त्रिवेदी महोदय अपने बौद्धिक अहंकार के द्वारा जो है इस आदत को आपको छोड़ना पड़ेगा, जो कि आप जो है वो हिंदू सनातन को दूसरे पंथों से जो आप जो है श्रेष्ठतर दिखाने की जो आप जो है कुचेष्टा जो आप करते रहते हैं। और कम से कम आप सुधांशु त्रिवेदी महोदय कम से कम स्वामी विवेकानंद के उन विचारों का आदर करिए, जिन्होंने कहा था कि हिंदू सनातन माने पंथ की महानता इसी में है कि वो दूसरे पंथों का आदर करे। और साथ साथ उन्होंने कहा कि इसी प्रकार और भी जो पंथ है, इस्लाम पंथ, ईसाई पंथ और सिख पंथ इत्यादि जो है, उनकी भी महानता इसी में है कि वो दूसरे पंथों का आदर करें। ये अपने आप जो है उसमें जो कुछ बुराई है, कुछ कमियां हैं, कि वो काफिर शब्द है, फलाने है, ढिकाने, अपने आप सब जो मिट जाएंगी, धुल जाएंगी। तो भारतीय वाम ताकत दल का बस यही कहना है सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोगों से कि अपने बौद्धिक अहंकार का दुरुपयोग न करके कम से कम हमारे संत कबीर जो संत हमारे संत जो कबीर के उन वचनों पर ध्यान दीजिए और उन वचनों से कुछ सीखिए। क्या उन्होंने ये कहा था कि ज्यादा पढ़ने से कोई लाभ नहीं, जितना पढ़िए उतना जीवन में उतारिए। उन्होंने कहा था ना भाई कि तमाम लोग पोथी और रामायण, गीता, पुराण, पता नहीं क्या क्या वो पढ़ जाते हैं, इससे कोई लाभ नहीं। ये जो है हमारे संत कबीर जी ने वो समाज को बताया है कि पोथी पढ़ जगमुआ पंडित बयान को, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित हो। तो 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़िए सुधांशु त्रिवेदी महोदय, और सबका आदर करना वो सीखिए। एक तो ये है, और दूसरा जो सुधांशु त्रिवेदी और समित पात्रा जैसे लोग जो बीजेपी, उनसे यह भी अपेक्षा है कि देश के दुश्मन जो है जीएनपीसी के नेताओं प्रवक्ताओं को बचाइए मत। आप अपने को यदि राष्ट्रवादी कहते हैं तो इनको बेनकाब करने की, लेकिन शायद आप ऐसा नहीं करेंगे। आपकी जो फितरत है सिर्फ जीएनपीसी से एक जो है प्रतीकात्मक सिंबॉलिक विरोध करके जीएनपीसी नेहरू हुआ चाहे मोहनदास करमचंद गांधी हुआ, इसकी गद्दारी के पापों को ढकने का जो षड्यंत्र आप जो करते हैं, इस देश को बर्दाश्त नहीं। अब तो ये भी बात सामने आने लगी है कि आखिर क्यों बीजेपी जो है नेहरू के सामने वो सरदार पटेल को लाती है, क्यों नहीं जो है नेहरू और गांधी के सामने हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को क्यों नहीं लाती है, उसको लाने से क्यों बचती है। तो अब धीरे धीरे भावना यह आने लगी है कि हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आने से ये इन दोनों की, मोहनदास करमचंद गांधी की भी और जवाहरलाल नेहरू की भी पूरी बखिया जो है उधड़ जाती है। और पूरा बहुत अच्छी तरह से ये सब देश के कितने खतरनाक गद्दार हैं, बिल्कुल ये दोनों के दोनों बेनकाब हो जाते हैं। इसीलिए जो है ये बीजेपी और मोदी महोदय का ये सातरियाना चाल है कि पटेल की नेहरू के आगे जो है बस पटेल तक ही लाएंगे, और हमारे परम आदरणीय
राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वो यानी वो लाने से हमेशा कतराएंगे हम और हमेशा बचेंगे। सिर्फ जो है वो मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू की गद्दारियों को लेकर के ये दोनों जो है देश के सामने बेनकाब न हो। और सुभाष चंद्र बोस को आगे न लाने का एक सबसे बड़ा कारण यह भी है कि सुभाष चंद्र बोस के साथ जो मैंने खास करके उनकी आज़ाद हिंद फौज के निर्माण में गुजरात का ही एक व्यापारी था। गुजरात में एक क्षेत्र पड़ता है ना सौराष्ट्र, उसमें एक जिला पड़ता है राजकोट का एक कस्बा बोलते हैं धोराजी। तो वहीं का व्यापारी था, उसका नाम था पांच अल्फाजों से मिलकर उसका नाम है, थोड़ा सा लंबा नाम है कि मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी। मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी। तो वहीं धोराजी जो धोराजी कस्बा है राजकोट जिले का, जो राजकोट पड़ता है सौराष्ट्र क्षेत्र में गुजरात का। तो उसका व्यापार चलता था रंगून में। तो ये पिछले एपिसोड में बताया भी गया है कि जब आजाद हिंद फौज के निर्माण का वक्त आया, जिस आजाद हिंद फौज ने इस देश को आजाद कराया है, उसी की कुर्बानी शहादत की बदौलत जो है अंग्रेज जो है इस देश को से भागने को मजबूर हुए। इन कांग्रेसी चमचों के द्वारा हरगिज नहीं, ये देश को जानना चाहिए। तो उस आजाद हिंद फौज के जब निर्माण का वक्त आया तो कोई जमुनालाल बजाज और कोई घनश्याम दास बिरला सामने नहीं आया। जमुनालाल बजाज, घनश्याम दास बिरला जो है जो है अंग्रेजी सरकार की मुखबिर और दलाल और चमचा जो है वो कांग्रेस के लिए जो है वो फंडिंग की व्यवस्था करते थे। लेकिन यही जमुनालाल बजाज और घनश्याम दास बिरला आजाद हिंद फौज के बनने में इनका आता पता नहीं था। तो खैर कोई बात नहीं है। तो हमारे जो मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी ने अपना पूरा व्यापार ही बेच दिया और 1 करोड़ उस समय का 1941 का 1941 उसमें का 1 करोड़ तो जो है लाखों करोड़ से भी चाहते। और चाहे जमुनालाल बजाज हो, चाहे घनश्याम दास बिरला हो या कोई भी हो, किसी भी संगठन में अपने लाभांश का, अपने जो माने प्रॉफिट का एक डिविडेंड, उसका एक लाभांश ही जो है वो देता है। लेकिन कोई अपना व्यापार को नष्ट करके नहीं करता। लेकिन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी एक ऐसा व्यापारी थे जो अपने व्यापार को नष्ट करके और दिया। और इसके बाद और उनके इस इतने बड़े त्याग बलिदान को देख करके मैंने वो काफ़ी उनको द्रवित हुए हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। पूछे कि मरफानी जी आप क्या कर रहे हैं, आपका खुद का परिवार है, आपका बिजनेस है। तो इसके विषय में भारतीय जनता दल ने पहले भी बताया हुआ है कि कुछ एपिसोडों में, और फिर बता रहा है। जो उनका जवाब था पूरे देश के लिए वो सबक था। उन्होंने कहा कि नेताजी अब हमको इस व्यापार की क्या जरूरत है, इस बिजनेस की क्या जरूरत है, हम भी आपके आजाद हिंद फौज में शामिल होते हैं, एक आजाद हिंद के एक सैनिक बनकर के। तो जैसे कि इस समय जो है सेना में जो सबसे बड़ा जो पदक है वो क्या है, परमवीर चक्र। तो उसमें जो आजाद हिंद फौज में सबसे बड़ा पदक क्या था, सेवके हिंद। तो हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का पहला सेवके हिंद वो हमारे अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी को दिया।
मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी को मिला। ये सारी बातें तो सामने आती ना। मरफानी जी के देशभक्ति से पूरा देश जो है वो अवगत होता, और हमारे इसको लेकर के हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन के बीच में एकता आती। यही एकता तो नहीं चाहिए। इसी एकता के जो विरोधी हैं सब ये बीजेपी वाले और मोदी जी, यही देश को कोई जाना बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे भारतीय भाई बहन भारतीय एकता के महत्व को समझिए और भारतीय एकता के आधार पर एक हो करके इन सारी देश में जो देश विरोधी और विखंडनकारी और विघ्नकारी ताकतें हैं, इनको ईवीएम मशीन पर बूथ पर शून्य करने का ठानिए, कटिबद्ध होइए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।